तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करा रहा हूं और एनसीईआरटी में जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितनी भी एक्सरसाइज है, उन सबको मैं कंप्लीट कराता हूं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 6.2 के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरम है, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि 6.1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को और उसकी एक्सरसाइज को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। देन 6.2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इस वीडियो में आप 6.2 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और 6.2 जो कॉन्सेप्ट्स हैं 6.2 के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो 6.1 थ्योरम है उसका हम लोग स्टेटमेंट करेंगे, स्टेटमेंट के साथ साथ हम प्रूफ भी करेंगे और साथ के साथ फिर एग्जांपल्स को भी कंप्लीट करेंगे। प्रूफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में, इसलिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं 6.2 में हमें क्या क्या करना है। प्रूफ के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो बच्चों, जैसा कि आपने 6.1 में देखा, उसके कॉन्सेप्ट्स में देखा कि दो पॉलीगन तभी सिमिलर हो सकते हैं जब उनके एंगल्स क्या हों, इक्वल हों और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है वो भी एक क्या है, पॉलीगन है। और ट्रायंगल अगर एक पॉलीगन है तो डेफिनेटली ट्रायंगल में भी वही सेम चीज़ फॉलो होगी जो किसी भी पॉलीगन में फॉलो होती है। तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर कि ट्रायंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो हो या प्रपोर्शन क्या हो, उनका सेम हो। मतलब एक मल्टीपल में हो, जैसे कोई भी एक साइड अगर 5 है, ठीक है, तो दूसरी वाली जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, इसके मल्टीपल में होनी चाहिए। वो कितने भी मल्टीपल हो सकती है, 1.5 टाइम्स हो सकती है या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, कुछ भी हो सकती है। तो अगर एक साइड 5 है तो दूसरी 10 होनी चाहिए। एक अगर 7 हो तो दूसरी, अब यहाँ पर 2 टाइम्स हो रही है, आप देख रहे हैं, तो ये भी क्या होनी चाहिए, 2 टाइम्स ही होनी चाहिए। मतलब जो मल्टीपल यहाँ फॉलो हो रहा है वही यहाँ फॉलो होने चाहिए और वही आपकी थर्ड साइड में भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि दोनों जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन होंगी। तो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इतनी बात करने के बाद आइए हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है 6.1 की, उसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसमें आपको स्टेटमेंट भी करना है और प्रूफ भी कंप्लीट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 6.1, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर में। और ये थ्योरम होती क्या है और इसे हम किस नेम से बोलते हैं, तो इसको हम नेम देते हैं थिल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शॉर्ट में इसे क्या बोला जाता है, बीपीटी। तो ये आपको बच्चों याद रखना है कि शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी। तो बीपीटी आपको याद रखना है, बीपीटी या फिर इसको थिल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 के पहले स्टेटमेंट बताई है, लेकिन आप यहाँ पर एक बार स्टेटमेंट को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जो करने वाले हैं वो थिल्स थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं, जो कि आपके जो सीबीएसई है उसके सिलेबस में मेंशन है। तो देयर आर 6 थ्योरम, बट यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ करना है, यानी 6.1 का प्रूफ देखना है। बाकी थ्योरम के प्रूफ नहीं याद करने हैं, लर्न करने हैं, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को क्या करना है, याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या है और क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट थ्योरम जब हम करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट को देखेंगे, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, थ्योरम का प्रूफ भी करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रूफ यहाँ पर कराने वाला हूँ और उसकी ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे प्रूफ को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ओके, आइए देखते हैं। तो बच्चों, स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, यानी कोई भी लाइन को अगर ड्रॉ किया गया है,
पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझना कि कोई भी एक लाइन, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि वन साइड के पैरेलल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल में आपको पता है कितनी साइड होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स में से किसी भी एक लाइन के पैरेलल कोई भी एक लाइन को ड्रॉ किया गया है टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स। तो अब एक के अगर हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो बाकी दोनों साइड्स को वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, अब इस तरह से मैंने जो हमारी ये वाली साइड है इसके पैरेलल हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो लाइन को जब मैंने ड्रॉ किया है तो ये दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं ये कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वही बोला गया है कि इंटरसेक्ट। पहले आप स्टेटमेंट को समझेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट समझेंगे तब इसका प्रूफ अच्छे से समझ में आएगा। तो टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होगी, यानी कि अगर ये A रेशियो B होगा तो ये भी रेशियो क्या होगा, A/B होगा, A/B होगा। तो क्या अब आपको थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर हम ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज करिए ये आपका ट्रायंगल है, अभी तक हमने ये वाली साइड्स के पैरेलल ड्रॉ किया था, आप इस वाली साइड्स के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस वाली साइड्स के पैरेलल को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो जब आपने इसके पैरेलल ड्रॉ किया है तो यहाँ पर 2 साइड्स जो बच जाती हैं, अदर 2 साइड्स, तो अदर 2 साइड्स जो बच जाती हैं वो ये वाली है और ये वाली है। यानी अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ ABC, तो AC और BC अदर 2 साइड्स हैं, तो AC और BC का भी रेशियो, यानी AC और BC के जो आपके सेगमेंट्स आएंगे उनका रेशियो सेम होगा। यानी अगर मैं बोलूँ ये A/B है तो ये भी क्या होगा, A/B होगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? A/B है तो नेक्स्ट वाला भी कितना होगा, A/B। इसी तरह से थर्ड सिचुएशन बन सकती है, हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ड्रॉ किया, कौन सी बच जाती है, ये वाली। अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस तरह से कुछ, अब इसी में अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो ये हटा देंगे और इस तरह से क्या करेंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो जो सेगमेंट्स आएंगे उनका भी रेशियो क्या होगा, A/B होगा। यानी ये आपका A/B हो जाएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, आपको आई होप स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको एक ट्रायंगल बना करके बताता हूँ यहाँ पर इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ थोड़ा बड़ा है, आपको मैं ट्रिक भी बताऊँगा यहाँ पर कि कैसे आप प्रूफ को याद कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक। नहीं तो होता क्या है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसको करने के बाद। तो आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। आइए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बना करके बताता हूँ कि यहाँ पर आप इसके प्रूफ को कैसे कंप्लीट करोगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहले तो कोई भी आप एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लेंगे। तो मान लीजिए मैं इस तरह से कुछ यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ ट्रायंगल बना लेंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, सॉरी। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल बना लेना है। तो बच्चों ये ट्रायंगल मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं लिया है, आप इसे इक्विलैटरल या आइसोसेलेस नहीं कह सकते हैं देख करके। और जब भी आप कोई भी प्रूफ करते हैं तो जनरल ट्रायंगल लेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये हमने ट्रायंगल को बना लिया है। आइए अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं और फिर जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये ABC हो गया स्टूडेंट्स,
अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था कि एक लाइन को ड्रॉ करना है इसके पैरेलल। तो आइए हम लोग इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन को। तो एक लाइन को मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा, मैं बेस के पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ। तो बेस के पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। क्या ये कहानी क्लियर है आपको? हमने क्या किया है, जो BC हमारा बेस है, जो BC हमारा बेस है उसके पैरेलल हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया है। तो इसको हम कुछ नेम दे देते हैं। सपोज करिए मैं इसको नेम दे देता हूँ D एंड E। तो ये मेरा D पॉइंट हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, E पॉइंट हो जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है स्टूडेंट्स, D से C को ज्वाइन करना है और E से B को ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करना है, आइए मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको हमेशा डॉटेड लाइन का यूज़ करना है। जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस तरह से डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो लाइन ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने C से D को पहले ज्वाइन किया है, अब हमने B से E को ज्वाइन किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इस तरह से क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के बाद डॉटेड लाइन अगर मुझे करनी है तो आप स्केल से बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे ये लगे कि हमने कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर और करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन ये है, इस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, आपको ये अच्छा लग रहा होगा फिगर। फिर अब हम लोग क्या करने वाले, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि आपको D पॉइंट से A पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। अभी तक हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, आपको लिख के अभी बताऊंगा या मैं लिख के आपको बता ही देता हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रूफ में क्या लिखेंगे, गिवन, एक बार आप इतना नोट करेंगे, ठीक है, गिवन ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ, आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ, ABC इज अ ट्रायंगल ठीक है, ABC इज अ ट्रायंगल and a line D is drawn parallel to BC, parallel to line BC। ठीक है, तो D parallel to line BC which intersects other two sides AB and AC at points D and E respectively।
एट पॉइंट्स D एंड E रिस्पेक्टिवली। तो D एंड E पे क्या करता है, आपको ये इंटरसेक्ट करता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव दैट, या वी नीड टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये रेशियो है AD और DB का, यानी कि AD अपॉन DB या BD भी कह सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। हमें इस रेशियो को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, गिवन हो गया है, टू प्रूव हो गया है, देन हम लोग करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन वाला राइटिंग। यानी कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या किया है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने कंस्ट्रक्शन को हाफ कंप्लीट किया है, और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट लिख करके बताऊँगा। तो देखिए बच्चों, जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के आप इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन करना आपकी मजबूरी है। तो ज्वाइन द पॉइंट्स D with C, join the points D with E, सॉरी D with C, तो D को हमने C से ज्वाइन किया है, एंड B with E, हमने D को C से ज्वाइन कर दिया है और B को E से ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था एक कंस्ट्रक्शन और करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको D से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है A पर, और E से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है किस पे, AD पर। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं नेम दे देता हूँ DM, और यहाँ पर इसको N दे देता हूँ EN, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो यहाँ पर अब लिखेंगे ड्रॉ एंड ऑल्सो, तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जब आप एक बार कर चुकेंगे प्रूफ, तब आपको इजी लगेगा कि आपको रिकॉल आ जाएगा। रिकॉल, यू कैन रिकॉल कि यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करनी होती है प्रूफ को करने के लिए, ओके। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए इस प्रूफ को करने के लिए। तो एक दो बार आप पहले इसको देखेंगे, ठीक है। एक बार में आपको समझ में हो सकता है ना आए, तो 2 बार देखेंगे, फिर एक बार आप खुद इसको प्रूफ करेंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर से प्रूफ करेंगे। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D, perpendicular from D and E, on the line D and E on the line AC and AB. On the line AC and AB as DM and EN, as
DM and EN रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से जब आपने एग्ज़ाम में परफेक्टली लिखेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, यही पर्पज़ है लिखने का, ठीक है। वरना मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि ऐसे ऐसे कर लो तो 3-4 लाइन में ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता, आई मीन ये थ्योरम का प्रूफ ख़त्म हो जाता। बट आपको मैं एक एक चीज़ कंप्लीट करा रहा हूँ, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है बुक से, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आई होप सो। तो हमने क्या किया, 2 कंस्ट्रक्शन किए थे, हमने दोनों को लिख दिया है। हमने DM परपेंडिकुलर और EN परपेंडिकुलर को क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया। तो इसको हम डॉट कर सकते हैं, डॉट डैश 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 डॉटेड लाइन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ वेरी मच क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक आपने इतना नोट कर लिया होगा, एक बार आप इसको नोट करेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों बेसिकली ये सब हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, अब हम लोग उस चीज़ पर आने वाले हैं कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं और इस चीज़ का क्या बेनिफिट यहाँ पर हमें मिलेगा। प्यारे बच्चों, जब भी कभी आपको जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको अगर आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर थोड़ा बहुत भी रिकॉल कर पाते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपको मैं ले चलता हूँ पहले फर्स्ट वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि जो टू प्रूव दैट है, TPT यानी टू प्रूव दैट, वो क्या है, वो है बच्चों AD अपॉन BD इक्वल टू A अपॉन C, या फिर हो सकता है AD अपॉन DB बताया हो, बात तो एक ही है, BD और DB सेम चीज़ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो AD और BD और AE और C का रेशियो हमें लाना है, यानी इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं हमें AD और BD की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम उसका रेशियो बना सकते हैं। तो यानी हमें कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर लानी पड़ेगी जिससे हम AD साइड को, AD जो साइड का पार्ट है, AB का जो पार्ट AD है उसको इन्वॉल्व कर पाएँ और AC का जो पार्ट AE है उसको इन्वॉल्व कर पाएँ। इसी तरह से DB को भी इन्वॉल्व कर पाएँ और EC को भी क्या कर पाएँ, इन्वॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ एरियाज़ को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कुछ एरियाज़ को लिखना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू में क्या होता है, हाइट होता है। आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हाफ बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है। क्या आपको ये चीज़ इतनी क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक आई होप कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जैसे कोई ऐसा ट्रायंगल आपके पास आ जाता है, तो अगर आपको इस साइड पर हाइट पता करना है तो आप कैसे बनाएंगे? हाइट का मतलब ये होता है कि साइड पर वो चीज़ 90 डिग्री परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ से तो परपेंडिकुलर कभी बना नहीं सकते, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। यानी हाइट जो है वो ट्रायंगल की बाहर भी हो सकती है, और हाइट होती क्या है, किसी भी साइड पर उसके सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री बनाती हुई लाइन जो लेंथ की होती है उसे ही क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो यानी कि अगर मुझे सपोज करिए ADE का एरिया लिखना है, किसका एरिया लिखना है, ADE का, तो मुझे AD साइड को इन्वॉल्व करना है। और अगर मुझे AD साइड को इन्वॉल्व करना है तो बच्चों AD साइड हम तभी इन्वॉल्व कर सकते हैं जब हम ADE का एरिया लिखें और उसमें परपेंडिकुलर हमें AD में पता हो। तो AD में जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, EN होगा। और इसी तरह से इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, हमें AE को भी इन्वॉल्व करना है। तो अगर हमें AE को इन्वॉल्व करना है तो उस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, DM होगा।
तो डीएम होगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम अगर एरिया को हम लोग लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एडी साइड को इन्वॉल्व करेंगे और लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ AD इनटू कौन सी लेंथ है जो परपेंडिकुलर है, तो लेंथ जो है वो EN है। AD ये वाली साइड है जिस पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, कौन सी लेंथ है, EN है। तो ADE का एरिया आप एक तरीके से लिख सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से क्या आप मुझे BDE का एरिया बता सकते हैं। तो BDE जो ट्रायंगल है, अब आप उसको ध्यान से देखेंगे। BDE, क्या आपको BDE ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है? तो जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि BD अगर आपको साइड लेनी है तो BD को बेस बनाना पड़ेगा, और अगर आपको BDE का एरिया लिखना है तो BD को बेस लेट करते हुए इस पे आपको हाइट यानी कि h पता करना होगा। अब मुझे बताइए, क्या आप BD पर h ऐसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी जो हाइट होगी वो ऑलवेज क्या होगी, बाहर बनेगी। यानी E से आपको यहाँ पर DB के एक्सटेंडेड पार्ट पे 90 डिग्री बनाते हुए लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा BDE ट्रायंगल है इसकी हाइट वही होगी जो ADE की थी? क्यों? क्योंकि BD का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारा ट्रायंगल था, हमने इसको इधर बढ़ाया और यहाँ से हमने इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इधर बढ़ाने पर ही पॉसिबल है, इधर बढ़ाने पर पॉसिबल नहीं होगा। आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो रही होगी। तो अब हम BD को बढ़ा रहे हैं तो EN ही उस पर परपेंडिकुलर बनेगी, यानी S मेरा BD है और EN जो है वो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यानी अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को लिखना चाहता हूँ, ट्रायंगल BDE हाफ कितना होगा, BD इंटू EN, जो हाइट है वो क्या है आपकी, EN है, दोनों ही केसेस में। ये चीज़ आपको क्लियर है? अच्छा, तो अभी तक अगर मैं ध्यान से देखूं तो AD और BD आ चुके हैं। अब हमें AE और EC को भी लेकर आना है। तो अगर मुझे AE को लेकर आना है तो मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ADE ही ट्रायंगल लेना पड़ेगा। लेकिन ADE की कौन सी साइड को लेना पड़ेगा एज अ बेस, वो होगी आपकी AE साइड, बिकॉज AE पर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कौन सा बनेगा, DM बनेगा। तो यहाँ पर हम अगेन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो इस थ्योरम में ये चीज़ खास बात है कि जो ऊपर ट्रायंगल ADE बनता है उसमें आपको 2 बार एरिया को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ADE का एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ A इंटू DM, A इंटू क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर है? अच्छा, अब मेरे पास AD BD और A तीनों आ चुके हैं। तो BD और A तीनों आ चुके हैं। तो बच्चों ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हम इनको ले रहे हैं, क्या लॉजिक है, यही इसकी ट्रिक होती है कि हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल हाइट और बेस को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रूफ में कुछ नहीं है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आ जाएगा। तो 3 ट्रायंगल का एरिया हम लिख चुके हैं, और 4th ट्रायंगल का एरिया हम लोग लिखने वाले हैं। दैट इज, एक बार आप इतना नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा आगे की चीज़ को समझना। प्लीज़ नोट इट डाउन। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हमें क्या करना है, फाइनली BDE का एरिया लिखना है, सॉरी CDE का एरिया लिखना है, जिससे कि मैं AC बेस को इन्वॉल्व कर पाऊँ। तो
तो जो मेरा AC बेस होगा ट्रायंगल CDE का, उसकी हाइट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों हाइट क्या होगी आप मुझे बता सकते हैं? हाइट होगी DM। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि जो आपका CDE ट्रायंगल है वो भी एक क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के ऑलवेज बाहर होती है। कौन से वाले वर्टेक्स से? जो आपका यहाँ पर बनेगा। तो अगर आप इस वर्टेक्स से इस वाले पे हाइट बनाओगे तो वो बाहर बनेगी, लेकिन इस वाले से इस पे बनाओगे तो वो कहाँ बनेगी? अंदर बनेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कब बाहर बनेगी? तो DM जो हाइट है वो बाहर बनेगी कौन से बेस पे? EC बेस पे। ठीक है, इसी तरह से D बेस पे भी बाहर बनेगी, लेकिन DC बेस पे कहाँ पर बनेगी? अंदर बनेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। यानी कि DC बेस पे भी आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 हाइट हो सकती है, क्योंकि 3 साइड्स है और 3 वर्टेक्स है। तो 3 साइड्स हैं तो 3 हाइट पॉसिबल है, अलग अलग 3 वर्टेक्स से। यानी एक वर्टेक्स से आप इस तरह से हाइट बना सकते हो, इससे इस तरह से बना सकते हो, और इससे इस तरह से बना सकते हो। ये आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर इसको हम इरेज करेंगे और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCCD, कुछ भी कह सकते हैं, इट्स जस्ट सेम थिंग। तो CDE का एरिया क्या होगा? हाफ। जो हमारा बेस होगा वो हमें EC चाहिए, हमें C चाहिए या EC चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने C लिखा है तो C कर देते हैं। तो जो हमारा बेस है बच्चों वो C है, और जो यहाँ पर आपकी हाइट होगी वो क्या होगी? DM होगी। जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? DM हो जाएगी। तो बच्चों ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर रेशियो में लेकर आना है तो कहीं ना कहीं रेशियो बनाना पड़ेगा, तभी रेशियो में आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन से किसको डिवाइड करें कि हमारा रेशियो बन जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अभी हम फिलहाल डिवाइड करेंगे, तो EN तो कैंसिल हो जाएगा और हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, यानी AD अपॉन BD बचेगा। और अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हाफ एंड हाफ सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। DM और DM सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AE अपॉन C बचेगा, जो कि हमको वहाँ पर चाहिए। तो अब हम करने वाले हैं सारी इक्वेशंस को डिवाइड, यानी कि जो अब हमारी यहाँ पर ये 1 रिलेशन है, 1 इक्वेशन, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है बच्चों? 4 है। तो एक एक करके मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट डायग्राम का एक छोटा सा और यूज़ है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूँगा अभी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE क्या होगा? हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD इंटू EN। क्या ये चीज़ समझ में आ गई है? तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? पहले तो स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का ऑलमोस्ट काम फिनिश है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इरेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इरेज कर दिया है। अब हम 3 एंड 4 को क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। तो 3 का इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज B,
A, this point is B. तो divide equation 3 from 4. Divide equation 3 from equation 4. तो area of triangle ADE divided by area of triangle CDE. तो बच्चों पूरा नहीं लिखना होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। AR और ब्रैकेट में जिस भी ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहते हैं उस ट्रायंगल को लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमारे पास है हाफ AE इंटू DM डिवाइडेड बाई हाफ C इंटू DM, जो कि किसका एरिया है, आपका CD का। तो इतनी चीज़ क्लियर है। तो 3 और 4 को भी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मोरओवर वी विल सिंप्लीफाई दीज रेशियोज, जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल करेंगे, देन हम लोग आगे इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों, बस कुछ 2-3 स्टेप्स और रह चुके हैं इसमें। तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं हाफ से हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट। EN से EN क्या होगा, कैंसिल आउट। हाफ से हाफ क्या होगा, कैंसिल आउट। DM से DM क्या होगा, कैंसिल आउट। अब आपको क्या करना है, ये 5th इक्वेशन है, आपको 5th नेम दे देना है इसको, और इसको नेम दे देना है 6। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा और काम करना है। वो ये काम है बच्चों कि जो 5 इक्वेशन है और जो 6 इक्वेशन है उनमें 5 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे, 5 को 6 से। तो लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 5 डिवाइड इक्वेशन 5 फ्रॉम 6। तो इक्वेशन 5 को आप लोग 6 से डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वेशन को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप बेसिकली इस वाली से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो LHS LHS से डिवाइड होगा, ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। ठीक है, तो LHS LHS को डिवाइड किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें हट गई हैं, सिर्फ AD और BD बचा है। तो AD अपॉन BD, और यहाँ पर बच्चों A अपॉन C बचा है। तो आपको क्या लगता है, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ में सब कुछ है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये चीज़ डिवाइड में है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली चीज़ डिवाइड में लिखी गई है, तो कहीं ना कहीं इसको इधर लेकर आना पड़ेगा, और ये इधर तब आएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। A और C को अगर हम इधर लेकर आएंगे, तो A और C को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा।
तो ए और सी को इधर लेकर आए। अब ये 1 कैसे होगी? पहली चीज़ तो ये कि जब आप रेशियो ले रहे हो तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के सेम है, तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या वो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताता हूँ। तो एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन फर्स्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे आप, ठीक है? तो मैं इसको इरेज करूँगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इस डायग्राम का एक छोटा सा यूज़ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो यूज़ ये है स्टूडेंट्स कि जो आपका ट्रायंगल BDE है और CDE है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ तो ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो ट्रायंगल BDE है और ट्रायंगल CDE है, तो दोनों ही ट्रायंगल को जो इस तरह से ट्रायंगल बन रहे हैं BDE और CDE, अगर आप ध्यान से देखें तो BDE कुछ ऐसे बन रहा है और जो CDE है वो कुछ ऐसे बन रहा है, और इस तरह से दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों के एक बेस कॉमन है। अगर आप इस ट्रायंगल का बेस देखेंगे तो ये है और इस ट्रायंगल का बेस देखेंगे तो ये है, तो दोनों ही क्या है? कॉमन है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में। तो क्या आप ये कह सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल की हाइट क्या होगी? वो सेम होगी, और जो बेस होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की बेस और हाइट सेम हो जाते हैं, बेस बराबर बेस की और हाइट बराबर हाइट की, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उनके एरियाज इक्वल होंगे? वैसे तो ये एक थ्योरम भी है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी कि ट्रायंगल मेड ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया। ये ट्रायंगल मेड ऑन बिटवीन द पैरेलल लाइंस have parallel lines and having same base have equal area। तो उसका रीज़न सिर्फ यही होता है, सेम बेस होनी चाहिए और पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइन से आप हाइट के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि हाइट उनकी क्या होगी? सेम होगी, और बेस सेम होगा, तो एरियाज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल आपकी BDE है और CDE है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो BDE और CDE का एरिया इक्वल है, तो क्या मैं CDE के एरिया के जगह पे BDE का एरिया लिख सकता हूँ? तो जैसे ही मैं CDE के एरिया की जगह BDE का एरिया लिखूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? कुछ ऐसी बन जाएगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि BDE और CDE का एरिया इक्वल होगा, और क्यों होगा उसके पीछे आपको वो थ्योरम लिखना है कि थ्योरम समझना है कि क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम इसको लिखेंगे, तो इसको मैं काट देता हूँ, तो CDE ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर होगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AE अपॉन C। क्या ये कहानी क्लियर है? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और CD इक्वल है, एरिया
ट्रायंगल बी डी ई सी डी। क्यों ऐसा है? बिकॉज ट्रायंगल्स मेट बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस and having same base have equal areas, तो इन दोनों के एरियाज इक्वल होंगे। तो अगर ये एरियाज के इक्वल हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके, देन मैं आगे चलता हूँ। तो नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर बी डी की जगह मैं सी डी लिख सकता हूँ या सी डी की जगह बी डी, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हमने दिखाया कि दोनों इक्वल हैं, तो इससे ये चीज़ कैंसिल होगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी अपॉन ए अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए अपॉन सी बराबर ए डी अपॉन क्या हो जाएगा? बी डी। तो बच्चों क्या यही प्रूफ करना था? ए अपॉन सी या फिर ए डी अपॉन बी डी और ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी। तो ये थ्योरम जो थी आपको मैंने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपने थ्योरम को अच्छे से कंप्लीट किया होगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम कर लेनी है कंप्लीट। हमने थ्योरम के प्रूफ को भी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर रेशियो आपके डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं थिल्स थ्योरम में, लाइक ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी दिया है आपको, कभी बी डी अपॉन ए डी ऐसे भी दिया जा सकता है, इसका रिवर्स, यानी बी डी अपॉन ए डी बराबर सी अपॉन ए भी दिया जा सकता है, या फिर और भी रेशियो बनाए जा सकते हैं, लाइक ए डी अपॉन ए बी का रेशियो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है? अगर आप यहाँ पर, आपको मैं इसकी और भी फॉर्म बता देता हूँ क्या पॉसिबल है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप वीडियो को पॉज करके। तो ये थ्योरम वाला जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब रेशियो में क्या वेरिएशन हो सकते हैं, क्या वेरिएशन देखने को मिल सकता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी को अगर मैं ले लेता हूँ, और दोनों तरफ +1 कर देता हूँ, तो अगर +1 कर दिया है तो आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए यहाँ पर कि इसको क्या करेंगे? +1 करेंगे, बट इसमें आप एक छोटा सा काम और करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो इसको रिवर्स करेंगे जब बी डी अपॉन ए डी हो जाएगा और सी अपॉन ए हो जाएगा। अब आप इसमें +1 करेंगे, तो जब आप इसमें +1 करोगे तो +1 और यहाँ पर +1, तो बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी बराबर सी प्लस ए अपॉन ए। तो बी डी प्लस ए डी क्या होगा? आप देख सकते हो बी डी प्लस ए डी ए बी होगा। तो बी डी प्लस ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। और ए डी नीचे सी प्लस ए क्या होगा? ए सी होगा, और अपॉन में क्या होगा? ए। इसको अगेन रिवर्स कर सकते हैं, जिससे ए डी अपॉन ए बी एक नया रेशियो आपको मिलेगा, ए अपॉन सी, ए सी। तो ये रेशियो आता कहाँ से? तो ये रेशियो प्यारे बच्चों थिल्स थ्योरम से ही आता है, ए डी अपॉन बी ए बी। यानी ए डी आपकी इस वाले ट्रायंगल की साइड जो आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से बना है एक ट्रायंगल में, ये एक दूसरा ट्रायंगल भी बन गया है। तो इसकी ए डी वाली साइड्स, इसकी पूरी ए बी वाली साइड्स का रेशियो, इसके ए ई वाली साइड्स छोटे वाले ट्रायंगल और कंप्लीट ट्रायंगल यानी ए सी वाली साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा, सेम रेशियो में होंगे।
तो ये हो गए सारे एस्पेक्ट ऑफ थ्योरम 6.1। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, 6.2 थ्योरम। उसके सिर्फ स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, 6.2 थ्योरम पे हम लोग आ जाते हैं और 6.2 थ्योरम क्या कहती है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। 6.2 थ्योरम ये कहती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जो लाइन है वो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड एंगल। तो क्या आपको यहाँ पर इसकी जो अभी हम थ्योरम 6.1 डिस्कस कर रहे थे, क्या उसका आपको ये कन्वर्स नहीं लग रहा है? बिल्कुल, ये कन्वर्स थ्योरम है बीपीटी, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये कहती है कि कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की जाती है किसी भी ट्रायंगल के एक लाइन के पैरेलल और वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। अब समझ लीजिए इसको, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। तो एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं फटाफट और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर कोई भी एक लाइन मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। तो जब बच्चों मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ किया है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि पैरेलल नहीं ड्रॉ किया है, सिर्फ ड्रॉ किया है। कोई भी एक लाइन रैंडमली क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो ए बी सी है और ये डी है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पैरेलल ड्रॉ किया है। और अगर हम देखते हैं कि ये रेशियो इसके साथ, यानी ए डी इफ ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए अपॉन सी के, ठीक है, देन डी मस्ट बी पैरेलल to the D must be parallel to the BC। तो ये कंक्लूजन है और ये कंडीशन है। तो अगर कैसी कंडीशन फॉलो होती तो ये थ्योरम का कंक्लूजन आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर कभी आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो आप ये कह सकते हैं कि रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं ट्रायंगल के, तो आपकी बाकी दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें रेशियो पता होता है और हमें क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। तो बच्चों इस तरह से हमने 6.1 और 6.2 थ्योरम को क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया है। इसका बहुत सारा यूज़ होने वाला है। आपकी जो एक्सरसाइज है 6.2 उसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक लाइन है कोई, वो ए बी एंड ए सी जो साइड्स हैं ट्रायंगल ए बी सी की, उसको डी एंड ई पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, एंड इज पैरेलल टू बी सी। और जो बी सी है उसकी क्या है, पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे ये फिगर डायग्राम बना हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी सी आपका ये है, ट्रायंगल ए बी सी और डी है। आपको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। तो केवल हमें एक चीज़ अगर देखा जाए टेक्निकली तो दी गई है, दैट इज़ पैरेलल टू बी सी। तो डी जो लाइन है वो बी सी की पैरेलल है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करना होगा, यानी कि जो डी लाइन है पैरेलल होगी बी सी की। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरम दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं 6.1 जिसे हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है पूरे आपका जो ट्रायंगल चैप्टर है 10th क्लास में, उसमें ये थ्योरम एवरी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। तो ये आपकी इस फॉर्म में यूज़ होगी
या फिर इसका दूसरा फॉर्म भी होता है, दूसरा फॉर्म ये होता है, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको हम करेंगे डिस्कस। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कहना क्या चाहते हैं कि जो आपका ट्रायंगल होता है उसमें आपको अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, देन मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक लाइन को सिलेक्ट किया है और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सपोज करिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि ये क्वेश्चन थ्योरम ये है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, आप किसी भी एक साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो आपकी स्टेटमेंट है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको जनरली ऐसे ही बताया जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि वो लाइन ऐसे भी हो सकती है। मान लीजिए एक ट्रायंगल और ले लेता हूँ, तो इस तरह से तीनों ही ट्रायंगल में आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से 3 ट्रायंगल, साइज डजेंट मैटर। तो अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइन को, और वो अभी तक हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया था, अब मैं इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने किसके पैरेलल किया, आपको दिख रहा होगा, इसके पैरेलल किया। देन इसके बाद हमने क्या किया है, अब हमने इसके पैरेलल कर दिया, इसके पैरेलल कर दिया, अब इसके पैरेलल ऐसे। तो ये थ्योरम क्या कहती है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है। तो हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो थ्योरम ये कहती है कि जब आप किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जो 2 साइड्स बच जाएंगी, अगर आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो बच जाने वाली साइड्स कौन सी, ये इनको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ये रेशियो 2:3 है तो ये भी रेशियो डेफिनेटली क्या होगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके, तो यहाँ पर इसका रेशियो इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका इक्वल टू इसका, यानी अगर ये 4:5 है तो ये भी 4:5 होगा। तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में D पैरेलल टू BC दिया गया, तो आप ये कह सकते हैं कि AD और DB का जो रेशियो होगा, अब ये पैरेलल है तो बाई BPT, या आप ये कह सकते हैं कि थेल्स थ्योरम बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया है, सिंपली थेल्स थ्योरम का यूज़ कर लिया है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो बच्चों थेल्स थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पर थेल्स थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो ये रेशियो हम लिख सकते हैं। तो अभी हमें AD तो लाना है, लेकिन हमें साथ के साथ AB भी लाना है। तो बच्चों इसकी एक ट्रिक होती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको AD लाना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। क्यों, क्योंकि AD को रिटेन रखना है। तो DB अपॉन में AD, आप अगर दोनों ही साइड्स को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि x इक्वल टू वाई है, तो आप कह सकते हैं कि 1/x 1/y के इक्वल होगा, और अगर 1/x इक्वल टू 1/y है तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू y होगा। तो इस तरह से वाइसी वर्सा स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिवर्स जब आप करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल ही रहेगी। अब यहाँ पर ट्रिक जो है, एक तो एक ये ट्रिक होगी कि रिवर्स करना है, दूसरा क्या हो गया, +1 कर देना है दोनों साइड में। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के इक्वल है, यानी x इज इक्वल टू वाई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x + 1 y + 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम +1 अगर कर दें, तो यानी कि DB अपॉन में AD और +1 बराबर EC अपॉन में AE और +1। तो आइए देख लेते हैं, प्लस करेंगे
तो डी बी प्लस ए डी अपॉन में ए डी बराबर होगा ई सी प्लस ए अपॉन में ए। आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए, डी बी प्लस ए डी है क्या? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी बी ये वाली साइड है और ए डी ये वाली साइड है, तो यानी पूरी साइड कितनी हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। डी बी प्लस ए डी बराबर क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। और अपॉन में क्या है बच्चों? ए डी ऑलरेडी है। इसी तरह से आप इस दर देख के बताइए कि ई सी प्लस ए, यानी ई सी ये वाला पार्ट और ए ये वाला पार्ट, टोटल कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। तो अब बच्चों आपको क्या करना है? ऊपर ए डी लाना है। तो अगेन क्या करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे। तो जब आप रिवर्स करेंगे तो ए डी अपॉन ए बी बराबर ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो बच्चे ये प्रूफ हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड, यू कैन नोट इट डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे। तो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। यानी ये जो आप सभी जानते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होता है, ठीक है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो आपने पहले भी कर रखा है छोटी क्लासेस में, 9th में भी किया होगा, 8th में भी किया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि ए बी सी डी अगर एक ट्रेपीजियम है तो इसमें कोई भी दो लाइन क्या होंगी? आपकी पैरेलल होंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? कोई भी दो पेयर ऑफ लाइंस जिस क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है? पैरेलल होती है, यानी अपोजिट साइड्स की पैरेलल होती है अपोजिट साइड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ट्रेपीजियम यहाँ पर फिगर दिया गया है, जहाँ पर आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी जो ए बी है वो डी सी के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। तो ई एंड एफ, अब नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? जो दोनों लाइन बच जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पैरेलल साइड्स। यानी ई और एफ क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो ए डी आप देख सकते हैं नॉन पैरेलल कौन सी है? ए डी है और बी सी है, ठीक है। सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो ई एफ क्या है? ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो ई जो है और एफ जो है ये आपके पॉइंट्स हैं, और अगर आप ई एंड एफ को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? ए बी के। देन आपको शो करना है ए अपॉन ई डी, यानी ए और ई डी का रेशियो बी एफ और एफ सी के रेशियो के इक्वल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर थ्योरम का यूज़ तो होगा ही होगा, लेकिन थ्योरम के एडिशनल क्या यूज़ होगा? यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है। यानी कि कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करना है कि जिससे ए और ई डी का रेशियो मिल जाए और बी एफ और एफ सी का भी रेशियो मिल जाए। तो आइए देखिए हम इसको क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें क्या कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा? हमें ए और सी पॉइंट को क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। तो आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे ज्वाइन करना है। एक लाइन आपको ले लेनी है और उसको क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। तो आपने क्या करना है? ए पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं, तो इसको हम डॉट बना देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसको क्या कर देना? आपको डॉटेड बना देना है। तो डॉटेड आप बना देंगे यहाँ पर। देखिए आपने इसको डॉटेड बना देना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी जिसमें आपने इसको क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट क्या होगा और आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही क्वेश्चन को रीड करके आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पर हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या लॉजिक को यूज़ करना है, जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगेगी, कहाँ पर लगेगी, ये सारी चीज़ें। तो
यहाँ पर आपका ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। दूसरी चीज़ ये है ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। अब ये लाइन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कोई ई एफ लाइन है आपकी वो ए बी के पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी। अब एक सिंपल सी चीज़ बताइए, आप लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू या ई एफ पैरेलल टू ए बी है, और आपको ये ऑलरेडी गिवन है ट्रेपीजियम से कि जो आपकी सी डी लाइन है, जो सी डी लाइन है वो ऑलरेडी ए बी के पैरेलल है, बिकॉज ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ये आपका गिवन हो जाएगा, ये गिवन है। दिस इज ड्यू टू ट्रेपीजियम, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। ठीक है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। तो अब इन दोनों रिलेशन को देखकर आप क्या कह सकते हैं कि ए एफ ए बी के पैरेलल है और सी डी भी ए बी के पैरेलल है। ये थ्योरम आपने 9th में भी की है कि अगर कोई भी लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है और दूसरी वाली लाइन भी उसी सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो ई एफ लाइन है वो सी डी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों से आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो ई एफ लाइन है दैट विल बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये ई एफ सी डी के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन करना होगा, जहाँ पर ई एफ लाइन को, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है ए से सी को ज्वाइन किया है, तो मान लीजिए ई एफ लाइन जो आपकी है उसको जी पर कट करता है। कहाँ पर कट करता है, जी पर इंटरसेक्ट करता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में ए सी और डी में बात करूँ, तो जो ई जी लाइन है आप देख सकते हैं, ई जी लाइन क्या वो भी सी डी के पैरेलल होगी? क्यों होगी? क्योंकि जो ई जी लाइन है वो ई एफ का ही पार्ट है और हमें पता है ई एफ सी डी के पैरेलल है, इसलिए ई जी भी क्या हो जाएगी, आपकी सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी ई जी विल ऑल्सो बी पैरेलल टू सी डी। यानी जो ई जी होगी वो ऑल्सो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। जो ई जी लाइन है वो ऑल्सो पैरेलल हो जाएगी सी डी से। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर ई जी लाइन इस ट्रायंगल में सी डी के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रेशियोज है, यानी ए और ई डी का रेशियो, ए जी और जी सी का रेशियो या सी जी का रेशियो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं कि ए और ई डी का रेशियो, ठीक है, तो वी कैन से AE upon ED बराबर हो जाएगा AG upon GC, AG upon CG। जो AE upon ED रेशियो है, और ये क्यों होगा, क्योंकि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा। BPT का यूज़ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम द रेशियो विल बी इक्वल। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से बताइए मुझे, आपको क्या लाना है, ए और ई डी लाना है। तो ए और ई डी तो आ चुका है, और ई जी और सी जी लाना है, ए जी और सी जी। ए जी और सी जी हमें नहीं लाना है, हमें क्या लाना है, बी एफ और एफ सी को लेकर आना है। तो बच्चों बी एफ और एफ सी अगर लाना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो बी एफ और जो एफ सी है वो किसका पार्ट है, तो बी एफ और एफ सी किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। यानी कि बी एफ और एफ सी जो होगा, ठीक है, वो रेशियो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर लाना है। अब बी एफ और एफ सी रेशियो कब आ सकता है, तो आप मुझे बताइए, बी एफ और एफ सी रेशियो तब आ सकता है जब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल को ले लेता हूँ, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप इसको पॉज करके नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे मैं आगे आपको चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इतना जो मैंने आपको ये सब बताया, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आगे यूज़ करनी है उसको मैं यहाँ पे रखूँगा, बाकी चीज़ें इरेज करूँगा।
तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी तक मैंने आपको बताई है वो बच्चों क्या है, वो ये रेशियो हमने निकाला है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। तो आप इसको वन नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ए बी सी की हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी आप देख रहे हैं ये उल्टा वाला ट्रायंगल है जिसका बेस ए बी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी जो ए बी सी ट्रायंगल है, आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए कि जो बी एफ है, सॉरी जो जी एफ है वो ई एफ का पार्ट है, और ई एफ लाइन हमें पता है सी डी के पैरेलल थी। तो ई एफ लाइन अगर सी डी के पैरेलल थी तो मुझे पता है जी एफ लाइन भी क्या होगी, ई एफ लाइन ए बी के पैरेलल थी, ये ऑलरेडी है, गिवन है। तो जी एफ लाइन भी किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के पैरेलल हो जाएगी, ऑल्दो सी डी के भी पैरेलल है। बट हमें यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करनी है वो ए बी के पैरेलल यूज़ करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस EF is parallel to AB, hence EF is parallel to AB, hence GF will also be parallel to AB. GF will also be parallel to AB, ठीक है। GF जो है वो भी AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर GF AB के पैरेलल हो जाएगा तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि जो CG अपॉन AG होगा, अब यहाँ पर ये वर्टेक्स है इसका, ये लाइन है, ये बेस है, ये पैरेलल लाइन है, तो मैं लिखूँगा CG अपॉन AG, CG अपॉन AG बराबर CF अपॉन BF या FC अपॉन BF। FC अपॉन क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ये FC यानी CF अपॉन BF। आइए देखते हैं। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, ये भी चीज़ किससे हुई, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगी। तो CG अपॉन AG FC अपॉन BF भी किससे हो जाएगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगी। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब मुझे इन दोनों रिलेशन को देखकर बताइए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हैं, 1 एंड 2 से आप ये कह सकते हैं बच्चों कि जो यहाँ पर रिलेशन है AG और CG, और यहाँ पर AG और CG, यानी इसको अगर मैं रिवर्स करके यहाँ पर पुट करूँ, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से AE अपॉन ED AG अपॉन CG को अरेंज करूँ और इस फॉर्म में लेकर आऊँ तो मुझे इसका रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि CG अपॉन AG ED अपॉन A, ठीक है, ED अपॉन A। तो CG अपॉन AG इज इक्वल टू ED अपॉन A, ED अपॉन A। तो CG अपॉन AG मैंने क्यों लिखा है इसको रिवर्स करके, बिकॉज मुझे यहाँ पे CG अपॉन AG के इक्वल पुट करना है। तो अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आएगा, अगर मैं CG अपॉन AG की जगह रखूँगा तो ED अपॉन A इक्वल टू FC अपॉन BF, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि ऊपर हमें A ही चाहिए, तो इसको अगेन रिवर्स करेंगे। तो A अपॉन ED BF FC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ, बिकॉज आपको यही लाना था A और ED BF अपॉन FC। तो ये चीज़ कैसे आई, 2 बार हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई किया है और इसके बाद हमें ये चीज़ कंप्लीट यहाँ पर मिल गई है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन नोट इट डाउन। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पर एक रेशियो दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 3 में, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो पी एस ये है और एस क्यू ये है, पी टी ये है और टी आर ये है। पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो जो पी एस टी है यानी कि ये वाला एंगल, पी एस टी और पी आर क्यू, पी आर क्यू ये है, ठीक है। पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपको इस ट्रायंगल यानी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसको क्या प्रूफ करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अकॉर्डिंग टू 6.2 थ्योरम कि पी एस अपॉन एस क्यू जो रेशियो है, ये पी एस है और ये एस क्यू है, ये पी टी है और ये क्या है? टी आर है। ठीक है, पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी एस टी जो है आपका पी आर क्यू के इक्वल है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है? हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है और हमें ये पता है कि पी एस और एस क्यू का रेशियो पी टी अपॉन टी आर के तभी इक्वल हो सकता है अकॉर्डिंग टू 6.2 थ्योरम। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि यहाँ पर ये चीज़ रेशियो इक्वल तभी हो सकती है जब एस टी लाइन किसके पैरेलल हो? क्यू आर के पैरेलल हो। तो जब एस टी लाइन क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग पी, सिंस गिवन है ये चीज़, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है। दूसरी चीज, ठीक है। अब देखिए, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एस टी लाइन है वो क्यू आर की क्या है? पैरेलल है। एस टी विल बी पैरेलल टू, जो एस टी लाइन है वो क्यू आर की क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर एस टी लाइन जो हो जाएगी वो क्यू आर की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी एस टी, अब एस टी क्यू आर के पैरेलल कैसे होगी? कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हो जाएगी। तो एंगल पी एस टी जो होगा, एंगल पी एस टी विल बी इक्वल टू पी क्यू आर। ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इसके इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 जो इसके LHS हैं वो इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कौन सा है? ये वाला है। और जो पी आर क्यू है, जो पी आर क्यू है वो ये वाला है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप मुझे बताइए ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर एग्जाम्पल नंबर 3 कि ये आइसोसेलेस क्यों होगा? क्योंकि दो एंगल इक्वल हो चुके हैं। तो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल, हेंस पी क्यू आर, triangle PQR is an isosceles triangle. An isosceles triangle. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो यू कैन नोट इट डाउन।